हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साउंड कोचिंग सेंटर। मेरा नाम है साउंड कुमार राठौर और प्यार से हम मुझे एसके सर बुला सकते हैं। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए नीट की जो हमारी बायोलॉजी चल रही थी, इसमें चैप्टर चल रहा था हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसका लेक्चर नंबर 7 लेके आया हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम अपने पढ़ चुके थे कि मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे करके होता है, कैसे कैसे होता है, वहां तक हम पढ़ चुके थे। ठीक है, अब वो ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार का होता है और कैसे होता है, उनके प्रकार क्या होते हैं, उनके बारे में क्या होते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हर बार बताता हूँ, इस बार बता दूं कि हमारी वीडियो कौन देख सकते हैं। जो अभी 11th क्लास में आए हैं तो वो बच्चे भी देख सकते हैं, और बच्चे चाहे हिंदी मीडियम को के हों या इंग्लिश मीडियम के हों, क्योंकि मैं यहाँ पर एक एक वर्ड हिंदी में भी बताता हूँ और इंग्लिश में भी बताता हूँ। मैं आपको हिंदी में बोल देता हूँ, लिखता है यहाँ पर इंग्लिश में हूँ। ठीक है, तो वो लोग भी देख सकते हैं। और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं बेसिकली उनके लिए तो ये है ही, और जो अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि नीट वालों के लिए तो है ही। वही लोग जैसे अगर बायोलॉजी से रिलेटेड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, मैं यहाँ पर कंपटीशन लेवल के पढ़ा रहा हूँ, तो अगर बच्चे ये चैप्टर तैयार कर लेते हैं या आगे आने वाले कोई भी चैप्टर में पढ़ाऊंगा बायोलॉजी में, वो अगर तैयार कर लेते हैं तो आने वाले कोई भी क्वेश्चन उनके छूटेंगे नहीं, वो सभी क्वेश्चन बन जाएंगे उनके। ठीक है, तो उससे पहले मैं बता दूं पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने अगर अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले सर आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों तक जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें और अच्छे से उनकी प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, तो चलिए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेडिंग की टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। ठीक है, सबसे हेडिंग हम यही रहेगा हमारा कि टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है हमारा दो टाइप का, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो मैं पहले कैमरा देख लेता हूँ, कैमरा ठीक सेट है नहीं है, तो वैसे क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और कैमरा भी सही सेट है। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मैं आपको बताऊं तो होता है टू टाइप से, एक होता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे अपने सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, वो है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ओके। और दूसरा आता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये दो होते हैं हमारे, एक तो एक्टिव होता है, एक तो होता है हमारा पैसिव। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और होता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये बात हो रही होगी आपके लिए क्लियर। ठीक है, अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इसमें जो मूवमेंट होता है वो होता है डाउन मूवमेंट। ठीक है, और इधर जो होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो हमारा मूवमेंट होता है वो होता है हमारा अपहिल मूवमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपना कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट जो होता है हमारा वो होता है हमारा, इसमें होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट में डाउन हिल मूवमेंट। ठीक है, डाउन हिल मूवमेंट। ठीक है, डाउन हिल मूवमेंट होता है। ठीक है हमारा इसमें, और ये होता है अलोंग द ग्रेडियंट। ठीक है, अलोंग द ग्रेडियंट, अलोंग द ग्रेडियंट। ठीक है, अलोंग द ग्रेडियंट। ठीक है, डाउन हिल मूवमेंट होता है हमारा और ये होता है अलोंग द ग्रेडियंट। और उसके बाद में मतलब इसके लिए हम जैसे डाउन हिल मूवमेंट है, इसके लिए हम डाउन द ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे डाउन द ग्रेडियंट। ठीक है, तो इस मूवमेंट को हम क्या क्या कह सकते हैं कि डाउन हिल मूवमेंट, या फिर अलोंग द ग्रेडियंट, या फिर डाउन द ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं। फिर हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट आता है, इसमें होने वाले मूवमेंट को हम कहते हैं अपहिल मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे मूवमेंट जो होता है यहाँ पर वो होता है हमारा अपहिल मूवमेंट, अपहिल मूवमेंट। ठीक है, अपहिल मूवमेंट होता है हमारा। ठीक है, क्लियर, सब समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी तक ज्यादा कोई बात ही नहीं की हमने। अब ये जो होता है ये होता है हमारा अलोंग द ग्रेडियंट, तो ये होता है हमारा अगेंस्ट द ग्रेडियंट। ठीक है, अगेंस्ट, अगेंस्ट द ग्रेडियंट। ठीक है,
अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है हमारा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब ये जो होता है हमारा, ये होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, कि हमारा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है हमारा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, और ये जो होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है हमारा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर, ठीक है। और जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर होता है तो इसमें एनर्जी की भी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो और इसमें जो है इसमें एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। ये कंसंट्रेशन का ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। और ये जो होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। ये होता है हमारा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, और ये होता है हमारा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब ये जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ये होता है तीन टाइप से, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, एक होता है फैसिलिटी डिफ्यूजन, एक होता है ऑस्मोसिस, ठीक है। तो तीन टाइप से हमारा होता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर कि ये भी होता है हमारा तीन टाइप से, ठीक है। पहला होता है हमारा सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा होता है हमारा फैसिलिटेड डिफ्यूजन, और जो हमारा तीसरा होता है वो होता है हमारा ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस। अब आप कहेंगे सर आप इसमें केमिस्ट्री लेके आ रहे हैं, लेकिन भाई बच्चों मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बायो में केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में बायो है, ठीक है। तो ये सब है हमारे इसमें, ठीक है। तो अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। पहला हेडिंग हम डालते हैं अपना सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन हमारा क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जाते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, ठीक है। डायग्राम से देखते हैं, हम डायग्राम से समझते हैं, ऐसे नहीं समझ में, ऐसे बढ़िया नहीं लगता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हमारी कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। कब तक आराम से बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके बाहर मान लीजिए ये है हमारे कोई मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये है हमारे कोई मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इन्हें मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर कि ताकि आपको समझ में आ जाए, ये हमारे मॉलिक्यूल्स, ठीक। अब मॉलिक्यूल्स यहाँ से जा रहे हैं इधर, ठीक है। अब बाहर जो है, बाहर है हमारी हाई कंसंट्रेशन और अंदर है लो कंसंट्रेशन, क्योंकि आपको पता हो कि मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाते हैं जब तक कि दोनों इक्वल ना हो जाएं, ठीक है, जब तक कि दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाई कंसंट्रेशन, और इसमें जब जाएगी तो आ जाएगा हमारे यहाँ पर लो कंसंट्रेशन, ठीक है, लो कंसंट्रेशन, ठीक है। मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाना है, तो यहाँ पर कोई भी एनर्जी की रिक्वायर नहीं होती, तो इसमें यही होता है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने मॉलिक्यूल्स बनाए, मॉलिक्यूल्स का कुछ नेचर होता है, इनके बारे में भी आप लिख लीजिए, यहाँ पर हेडिंग डालिए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मेरे साथ साथ नोट्स बनाया कीजिए। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं यहाँ पर वो होते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, और ये होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में मैंने आपको बता भी दिया था कि ये हमारे हाइड्रोफिलिक होते हैं कि हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो ये होते हैं हमारे हाइड्रोफोबिक, ठीक है, मतलब वाटर रिपेलिंग होते हैं, ठीक है, वाटर रिपेलिंग, हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक होते हैं, क्योंकि नॉन पोलर हैं तो ये हमारे होंगे हाइड्रोफोबिक, ठीक है। और इसमें जो गैसेस होती हैं, उसमें जिस गैसेस का होता है मतलब एक्सचेंज, वो होते हैं हमारी O2 और CO2, ठीक है। गैसेस जो होती हैं हमारी वो होती हैं O2 एंड CO2, ठीक है, O2 एंड CO2, ठीक है। तो ये होती हैं या तो O2 होगी या तो CO2 होगी, ठीक है, O2 या CO2, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑस्मोसिस, फिर पढ़ते हैं अपना फैसिलिटी डिफ्यूजन, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों आप इतना। और वैसे अब एक एक चीज क्लियर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो वो आपने नोट कर लिया होगा, सब समझ में आ रहा है।
एक एक बात, एक एक पॉइंट, क्योंकि अभी हमने कुछ ज्यादा पढ़ी नहीं है हमेशा क्यों कठिनाई, और वैसे ही मैं एक एक वर्ड आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हो गया क्लियर, नोट कर लिया होगा है। तो चलिए चलते हैं, अपना इरेज करते हैं ये। आप भी हेडिंग लगा लीजिए अपनी कॉपी में अब कि ऑस्मोसिस, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में कि अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस, ठीक है। और अब मैं जल्दी आपकी केमिस्ट्री की भी क्लास लूंगा, ठीक है, नीट और आईआईटी की, ठीक है। नीट और जेई एडवांस, जेई एडवांस तक के मैं आपको क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूंगा तो मेरा क्वेश्चन में जाएगा टाइम बहुत, ठीक है। मैं वैसे यहाँ एक एक क्वेश्चन लिख के उसकी वीडियो डाल दिया करूंगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे एक चैप्टर हो गया उसकी जेई एडवांस लेवल की मैं करवाऊंगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी मैं आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा यहीं पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अब हम हेडिंग डालेंगे क्या अपना, ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस, ओके। तो ऑस्मोसिस हमारा क्या होता है, इसमें भी वही होगा, हमारे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है, लेकिन इसमें जो होता है इसमें वाटर जाता है, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं हम, इधर ही बना ले रहे हैं डायग्राम छोटा सा एक समझने के लिए, ठीक है। और डायग्राम आप बना रहे तो अच्छा है, और क्या है, आपको समझने में थोड़ी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। मान लीजिए ये जा रहा है हमारा इसमें, ठीक है। तो ये यहाँ पर है हमारा वाटर है यहाँ पर मान लीजिए, और ये हाई कंसंट्रेशन से जा रहा है लो कंसंट्रेशन, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन है यहाँ पर, ठीक है। ये जा रहा है अंदर लो कंसंट्रेशन में, ठीक है। तो ये होता है हमारा, ऐसा हो तो होता है इसमें, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है कि ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये तो आपको पता ही है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही हम देख रहे हैं सभी चीजें, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये भी एक प्रकार का डिफ्यूजन होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस जो होता है ये भी आप यहाँ पर लिख लीजिए, ये पॉइंट की काइंड ऑफ डिफ्यूजन की, ये डिफ्यूजन का एक प्रकार है, ठीक है। काइंड ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन, ठीक है। ये मतलब डिफ्यूजन का एक प्रकार है, ठीक है। और इसमें जो होता है, इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसमें होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। रिक्वायरमेंट में आप लिखेंगे रिक्वायरमेंट, ठीक है। रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है, वो होती है हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है सेलेक्टिवली परमेबल, ठीक है। सेमी परमेबल, यहाँ पर जो होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है हमारी, ठीक है, जो होती है हमारी सेलेक्टिवली परमेबल। अब आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब होता है, तो सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब होता है कि इसके आसपास एक ऐसी झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, जिसमें से मतलब कुछ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स ही आ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा, ठीक है। तो इसके बारे में भी ये हमारा ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आप पढ़ेंगे अपना फैसिलिटी डिफ्यूजन, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जो बातें जाननी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन, अभी मैं इसका एक चार्ट बनवा दूंगा आपको, बिल्कुल टेबल, ठीक है, इनके सबके बारे में, ठीक है। तो फैसिलिटी डिफ्यूजन हमारा क्या होता है, इसमें भी हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। मेघ हमने बना लिया यहाँ पर इस सर्किल, ये क्या है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें जो रहता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर होती है नॉन पोलर, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है यहाँ पर वो होती है हमारी नॉन पोलर, ठीक है। नॉन पोलर का मतलब मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। हाइड्रोफोबिक और लायोफिलिक, ठीक है। हाइड्रोफोबिक होती है हमारी, ठीक। अब ये हो गया हमारा, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, इसमें भी हमारा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स जाते हैं। जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होते हैं, मान लीजिए ये हमारे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये हमारे मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो हमारे होते हैं हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब ये होते हैं हमारे हाइड्रोफिलिक, ठीक है। दिस इज पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर होते हैं इन नेचर में, और ये होते हैं हाइड्रोफिलिक, ठीक है।
ये बात लिख रही है, लीजिए आप यहाँ पर कॉपी, ठीक है, हाइड्रोफिलिक लिखा है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जाते हैं हमारे अंदर की तरफ, ठीक है। इनमें मतलब यहाँ पर जो होता है इनका ये होता नहीं है ना, क्रॉस लगा लीजिए आपकी, ये मॉलिक्यूल जो होते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है हमारी हाइड्रोफोबिक, और ये होते हैं नेचर में हाइड्रोफिलिक, तो यहाँ पर जो है ये अंदर नहीं जा पाते हैं, ठीक है। और इनके लिए होते हैं यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स लगे हुए, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे प्रोटीन्स, ठीक है। ये होते हैं कैरियर प्रोटीन या फिर चैनल प्रोटीन, ठीक है, क्योंकि इनका फिर यहाँ से होता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन, ठीक है, इन्हें कहते हैं चैनल प्रोटीन, ठीक है। फिर इनके जरिए, क्योंकि यहाँ से तो हो नहीं पाता, क्योंकि हमारे प्लाज्मा में जो होती है वो होती है नॉन पोलर, और जो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो होते हैं हमारे पोलर, ठीक है। तो इसे यहाँ से तो होता नहीं ट्रांसपोर्ट, इनका ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ से कैरियर प्रोटीन यानी की चैनल प्रोटीन के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम कैरियर प्रोटीन, मतलब एक का पॉइंट लिखेंगे हम यहाँ पर कि कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन क्या होते हैं हमारे कि इफ बिगर इन साइज पोरिंस, ठीक है, इफ बिगर इन साइज, मतलब ये जो होते हैं हमारे साइज में बड़े होते हैं, मतलब पोरिंस की तरह होते हैं कुछ हमारे, ठीक है, लाइक पोरिंस, ठीक है। कैरियर प्रोटीन आता है हमारा, जिन्हें हम चैनल प्रोटीन भी कहते हैं, चैनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन हेल्प द, कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन हेल्प द मूवमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, हेल्प द मूवमेंट ऑफ polar molecules, okay, understand, help in polar molecules, help in polar molecules, ठीक है, movement of polar molecules। उसके बाद हम लिखें across the membrane, की membrane, across the membrane। अब यहाँ पर जो मूवमेंट होता है वो तो आपको पता होगा कि यहाँ पर होता है हमारा डाउनहिल मूवमेंट, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पैसिव, ठीक है, डाउनहिल मूवमेंट, ओके। यहाँ पर जो होता है हमारा वो होता है हमारा डाउनहिल मूवमेंट, क्लियर, ये भी आपको पता है क्योंकि हम पैसिव में ही पढ़ रहे हैं सब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में भी हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ठीक है, उससे भी कुछ ना कुछ आता जरूर है भाई, देखो, ठीक है। तो यहीं पर हम हेडिंग डाल लेते हैं अपनी, जब इतनी जगह है बची हुई, ठीक है, यहाँ पर हम इतने पढ़ लेंगे, ठीक है। हेडिंग डालेंगे हम अपना, वो है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है बच्चों। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसे भी हम डायग्राम से ही समझते हैं, क्योंकि डायग्राम इज द मेन। अब भाई जहां यहाँ डायग्राम बनना है वहां तो बनेगा ही, ठीक है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि डायग्राम में हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें केवल समझना है, हमारे क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे आप नीट का पेपर देने जाएंगे, वहां वो आपसे डायग्राम तो बनवाएगा नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे हमारा हो गया, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है चैनल प्रोटीन है या फिर हमारी कैरियर प्रोटीन है, ठीक है। और यहाँ पर जो होते हैं, यहाँ पर मतलब हमारे सोडियम या पोटेशियम आयन जाते हैं, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। मान लीजिए इसके अंदर है हमारी हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, और इसके बाहर है लो कंसंट्रेशन, ठीक है, लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन है हमारी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन, ठीक है, सोडियम आयन या पोटेशियम आयन, ठीक है, ये जाते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से होता है इनका ट्रांसपोर्ट, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो होते हैं यहाँ पर होते हैं चार्ज, मतलब चार्ज होते हैं, मतलब आवेशित होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो होते हैं चार्ज यहाँ पर, तो इनका ट्रांसपोर्ट हो नहीं पाता है यहाँ से। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे चार्ज, ठीक है। अगर कोई आपसे कहे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट क्यों नहीं हो पाता है, तो आप कहते हैं ना कि ये होते हैं हमारे चार्ज, ठीक है, यहाँ से नहीं होता है इनका, ठीक है, क्योंकि वो चार्ज होने की वजह से यहाँ पर इनका ट्रांसपोर्ट नहीं होता, लेकिन उनका होता है सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर मतलब इस जगह पर हमारे चैनल प्रोटीन नहीं हुए, मतलब पैसिव में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर होते हैं हमारे मतलब पंप्स, ठीक है, पंप्स इन्हें हम कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर होते हैं पंप्स, ठीक है, एनर्जी डिपेंडेंट होते हैं जो, ठीक है। यहाँ पर मूवमेंट तो आपको पता ही है कि होगा अपहिल मूवमेंट, ठीक है, और ये जो होते हैं हमारे यहाँ पर ये होते हैं पंप्स, ठीक है, पंप्स जो हमारे एनर्जी डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, एनर्जी डिपेंडेंट होते हैं, ओके बच्चों।
ये होते हैं हमारे एनर्जी डिपेंडेंट, ठीक है, मतलब एटीपीएज होते हैं, ठीक है। एटीपीएज, एटीपी की मैंने फुल फॉर्म भी आपको सारी वीडियो बारे में बना दी थी, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद अभी हमने जितना भी पढ़ा है, जितना भी सब कुछ पढ़ा है, मैं उसके लिए आपको केवल एक टेबल में, एक चार्ट में बना के बताऊंगा, ठीक है। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप अगर जब रिवीजन करें तो आपको एक बार में ही हो जाए सब, ठीक है। तो आप इतना पहले से नोट कर लीजिए। नोट हो रहा है वैसे तो अब क्लियर दिखाई दे रहा है सारी चीजें, ठीक है। तो कैमरे में भी क्लियर है सब चीज। हो गया अच्छे नोट। नोट तो हो गया होगा है। तो चलें नेक्स्ट चार्ट बनाते हैं, ठीक है। अब बारिश हो गई है तो क्लियर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे अपना पूरा चार्ट इसका, ठीक है। जितना भी अभी हमने सब कुछ पढ़ा है उसका पूरा हम बनाएंगे अपना यहाँ पर चार्ट, ठीक है। तो अब बनाएंगे हम अपना चार्ट। तैयार? तो चलो मेरे साथ साथ ही नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है। तो अब बनाएंगे हम अपना चार्ट, ठीक है बच्चों। चार्ट में हमारा क्या क्या होगा, ठीक है, उनके बारे में हम बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इधर हेडिंग डालेंगे अपना सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन आप मेरे साथ साथ ही बना लीजिए, ठीक है। इनके बारे में एक एक बात आपको बता दूंगा, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन हो गया हमारा इतने में, ठीक है। और फिर इधर हम लिखेंगे अपना ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑस्मोसिस, ठीक। इसके लिए थोड़ी जगह और ले लेते हैं। ऑस्मोसिस हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, वो लिखेंगे अपना फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ठीक है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ओके, इज दैट क्लियर? फैसिलिटेड डिफ्यूजन। और उसके बाद लिखेंगे हम लास्ट में, वो लिखेंगे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो थे वो थे हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब लिखेंगे हम, क्योंकि ये तो थे, पहले मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे अपना जो कुछ भी लिखेंगे। तो मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ पहले, ठीक है बच्चों। तब तक आप ना चार्ट बनाइए, पूरे ड्रा कीजिए बढ़िया तरीके से, ठीक है, क्योंकि नोट्स आपके बढ़िया होने चाहिए ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं अपना आगे का। तो अब हम बनाते हैं, इसमें लिखते हैं सबके पॉइंट वाइज, ठीक है। इनको सबको अब हम लिखते हैं अपने पॉइंट वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले आपका पॉइंट आएगा इसमें सिंपल डिफ्यूजन में, वो आएगा, जैसे सिंपल डिफ्यूजन के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें होता है डाउन मूवमेंट, ठीक है। इनमें सब में होता है डाउन मूवमेंट, इसमें होता है अप मूवमेंट, तो हम वही लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। डाउन हिल मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पर भी होता है डाउन हिल, यहाँ पर भी होता है हमारा डाउन हिल, ठीक है, डाउन हिल। और यहाँ पर जो होता है हमारा अप हिल, ठीक है, अप हिल मूवमेंट, ठीक है। तो क्लियर है इतनी बात सभी में? मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, मैं आपको एक एक बार सब बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो होती है, यहाँ पर एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड। मैंने आपको बताया था पहले भी, यही सब मैं पॉइंट आपको लिखवा दे रहा हूँ। एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पर भी होती है नॉट रिक्वायर्ड हमारी, ठीक है। और यहाँ पर भी होती है हमारी रिक्वायर्ड, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पर होती है हमारी एनर्जी रिक्वायर्ड, इधर तो सब में नॉट रिक्वायर्ड होती है, यहाँ पर होती है रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो होती है मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होती है, यहाँ पर होती है नहीं होती है, यहाँ पर भी नहीं होती, यहाँ पर होती है कैरियर प्रोटीन, यहाँ पर होते हैं पंप, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपना, यहाँ पर होते हैं कि मेम्ब्रेन प्रोटीन नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, मेम्ब्रेन
प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। और यहाँ पर भी होती है हमारी नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, ऑस्मोसिस में भी। और इधर हमारी होती है, इधर मैंने आपको बताई थी, इधर आती है हमारी कैरियर प्रोटीन, ठीक है, इधर जरूरत होती है, यहाँ पर होती है हमारी कैरियर प्रोटीन, ठीक है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे क्या आते हैं, पंप्स, पंप्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, पंप्स आर रिक्वायर्ड। ओके बच्चों, यहाँ पर जो है पंप्स की हमारी जरूरत होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट किस किस तरीके से होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट, मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट जो होता है हमारे ट्रांसपोर्ट, इसमें जो होते हैं, इसमें हमारे न्यूट्रल भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं, और गैसेस होते हैं, इन सबका होता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है, न्यूट्रल, ठीक है, नॉन पोलर, और यहाँ पर गैसेस भी आती हैं हमारे, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है वाटर का, ठीक है, ऑस्मोसिस में होता है वाटर का, और फैसिलिटी डिफ्यूजन में होता है, वो होता है हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और यहाँ पर जो होते हैं हमारे, यहाँ पर होते हैं चार्ज आयन, ठीक है, चार्ज आयन, ठीक, चार्ज आयन, ठीक है। तो ये थी हमारी टेबल जो मैंने आपको पूरी बनवा दी है, ठीक है, यहाँ पे टेबल बना लीजिए। उसके बाद हम अपना आगे का पढ़ेंगे, ठीक है, एक नई चीज, एक नई शुरुआत करेंगे, जो करेंगे हम अपनी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की, ठीक है। क्या हम पढ़ेंगे अब, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। आप पहले से एक टेबल बना लीजिए, हो सकता है आपने मेरे साथ साथ ही बना ली हो वैसे तो, ठीक है, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे अपना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। तो टेबल बना लीजिए आप मेरे साथ साथ, बन गई होगी ये पूरी, ठीक है। और ऐसे क्लियर दिखाई दे रहा है, आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो पूरी क्लियर है, ठीक है, क्लियरिटी है पूरी, ठीक है। तो ये पूरी बन गई हमारी टेबल, ठीक है। तो पढ़ते हैं अब हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, ठीक है। यहीं पर अब जगह है तो यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का क्लासिफिकेशन यहीं पर कर देते हैं, हेडिंग डालेंगे अपना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि ये तो बना लिया होगा आप लोगों ने, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। तो एंडोमेम्ब्रेन हमारा सिस्टम क्या होता है, ठीक है, इसमें होती है 4 सेल ऑर्गेनेली विच आर कनेक्टेड विद ईच अदर बोथ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली फॉर्म एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। मतलब यहाँ पर आती है 4 सेल ऑर्गेनेल हमारी होती हैं। अब वो कौन सी होती हैं सर, तो वो होती है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, और होते हैं हमारे लाइसोसोम, ठीक है। तो ये 4 होती है हमारी। तो इन्हीं को मिला के जब इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन के तौर पर एक दूसरे से कनेक्ट होती है, तो इन्हीं को मिला के हम कहते हैं हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। इसी से बनता है हमारा पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ओके। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4 सेल ऑर्गेनेली, ये जो पॉइंट है हमारा तो हमें लिखना तो है, ठीक है, 4 सेल ऑर्गेनेली, 4 सेल ऑर्गेनेली which are connected, which are connected, 4 cell organelle which are connected with each other, 4 cell organelle which are connected with each other both structurally, ठीक है, and functionally, structurally and functionally, form endomembrane system, ठीक है, form endomembrane system, ठीक है। मतलब ये सभी मिलकर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाती हैं, ठीक है। 4 सेल ऑर्गेनेल होती हैं हमारी, ठीक। तो अब कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कि पहले सर उनके नाम लिख लेते हैं, ठीक है, उनके बारे में फिर अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले होती है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ER, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी आती है हमारी, वो आती है गोल्गी बॉडी, ठीक है, गोल्गी बॉडी। और जो हमारी तीसरी आती है वो आती है हमारी वैक्यूल। अब तो 3 ही हुई है, चौथी क्या होगी हमारी, लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम। तो ये सब आपको हो गया होगा समझ में, ठीक है। तो ये सब जरूरी है, हो गया। अब ये आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं इन्हीं के बारे में। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप पहले से इतना नोट कर लीजिए, ठीक है।
तो बच्चों को सब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हैं? समझ में आ रहा है? चलो आना ही चाहिए, ठीक है। तो फिर चलते हैं, यहाँ पर इरेज करते हैं ये पूरा, और सबसे पहला हेडिंग डालेंगे। आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। हेडिंग जो है हमारा पहला वो पड़ेगा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्या पड़ेगा हेडिंग हमारा? एंडोप्लाज्मिक, सॉरी 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 सॉरी, सबसे पहला हेडिंग हम डालेंगे अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इधर लिख लेते हैं हम अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिसे शॉर्ट में कहते हैं हम ER, ठीक है। मैं ER जहां भी लिख दूं आप समझ लेना, ठीक है, कि ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब वहाँ पर आगे एक चैप्टर आएगा, उसमें मत समझना ERV में लिखूंगा कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो वहाँ पर आएगा हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, ERV, ठीक है। तो वो तो होता रहेगा, पहले से हम अपना ये वाला चैप्टर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, तो ये क्या होता है? अराइजेस फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप एंड एक्सटेंड अप टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब ये जो होता है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकलता है, ठीक है। अराइजेस फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप एंड एक्सटेंड अप टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हमारा जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकलता है, यही बात हम पहले से यहाँ पर लिखें, ठीक है। अराइजेस अप टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर जाता है, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप, ओके। अराइजेस अप टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, एंड एक्सटेंड अप टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। इसके बारे में इतना हमने लिखा। अब लिखेंगे डिवाइड द स्पेस ऑफ सेल इनटू 2 पार्ट्स। इसका जो स्पेस होता है इसके लिए 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा ल्यूमिनल स्पेस, एक होता है हमारा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस, तो वो भी हम लिखेंगे यहाँ पर। डिवाइड इज द स्पेस ऑफ सेल, डिवाइड्स द स्पेस ऑफ सेल इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। ये जो होता है डिवाइड होता है, इसका स्पेस वो होता है 2 पार्ट्स में, ठीक है। पहला होता है हमारा, वो होता है हमारा ल्यूमिनल स्पेस, ठीक है, ल्यूमिनल स्पेस, ठीक है, ल्यूमिनल स्पेस। और दूसरा जो हमारा आता है वो आता है हमारा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस, ठीक है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस, ठीक है बच्चों। ये सब क्लियर है आपको कि मैंने आपको क्या होता है कि इसका जो होता है, इसका जो सेल का जो स्पेस होता है 2 भागों में, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो पहला होता है हमारा ल्यूमिनल स्पेस और दूसरा होता है हमारा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। उसी के लिए मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा, ठीक है। तो मान लीजिए ए है, बीच में यहाँ पर बना दें, हाँ ठीक है, यहीं पर सब सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए ए है, इसके अंदर न्यूक्लियस, क्या है हमारा? न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक, न्यूक्लियस, ठीक है। और इसी में है हमारा, ये क्या मैं बना रहा हूं, ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, मतलब ER, ठीक है। मैं जहां पर ER लिख दूं इस चैप्टर में तो आप समझ जाना कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब जो इसके अंदर का भी मैंने बात किया, स्टार्ट की अपनी ल्यूमिनल स्पेस और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। तो जो एंडोप्लाज्मिक के अंदर का स्पेस होता है, एंडोप्लाज्मिक के अंदर का स्पेस, तो उसे हम कहते हैं अपना ल्यूमिनल स्पेस, ठीक है, उसे हम कहते हैं अपना ल्यूमिनल स्पेस, ठीक है, ल्यूमिनल स्पेस, ठीक। और जो इसके मतलब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को छोड़कर बाहर जितना भी इसके अंदर होता है स्पेस, ठीक है, सेल के अंदर, तो उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस, ठीक है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस, ओके। एक एक बात क्लियर, एक एक बात भेजे में घुस गई कतई कतई यहाँ पर, ठीक है, दोनों कान
दोनों आंखें सामने, कहीं और ध्यान नहीं, बिल्कुल यहीं पर, ठीक है। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, हमने पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ पर तो लिमिनल स्पेस के बारे में हम यहाँ पर लिख देते हैं कि स्पेस विद ईआर, ठीक है, स्पेस विद द ईआर, ठीक है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लिमिनल स्पेस होता है ये होता है हमारा स्पेस आउटसाइड ईआर, ठीक है, स्पेस आउटसाइड ईआर, ठीक है। तो ये सब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब हम लिखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ईआर, ठीक है। ईआर के कंपोनेंट्स की किस किस चीज से बना होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज आती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ईआर, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ ईआर, ठीक है। सिस्टर्नी पहला आता है इसका सिस्टर्नी, दूसरा आता है ट्यूब्यूल्स, तीसरा आता है वेसिकल, ठीक है। तो इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, पहला होता है सिस्टर्नी, दूसरा होता है ट्यूब्यूल्स, तीसरा होता है वेसिकल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिस्टर्नी होता है सबसे पहला हमारा सिस्टर्नी, ठीक है। दूसरा होता है हमारा ट्यूब्यूल्स, और जो तीसरा होता है हमारा वो होता है हमारा वेसिकल्स, ठीक है। तो इनके बारे में भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि ये हमारे क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो इनके मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ, ठीक है। कुछ ऐसी होती है हमारी सिस्टर्नी, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। एक कौन से स्ट्रक्चर है आप बता सकते हैं मुझे, हैं? तो ये होती है हमारी सिस्टर्नी, और जो होते हैं सैक लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है हमारा, ठीक है। सैक लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर, ओके। ये होता है हमारा सैक लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसमें ये जो होते हैं हमारे राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम होते हैं इसके साथ जुड़े हुए, ठीक है, जो होते हैं हमारे 80S टाइप के, ठीक है। राइबोसोम होते हैं हमारे 80S टाइप के इसके साथ जुड़े हुए, ठीक है। अब ये जो होता है ये करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का मतलब सिंथेसिस करता है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मतलब प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। तो सिस्टर्नी के बारे में मैंने आपको बता दी कि साइक्लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, इसमें साथ राइबोसोम जुड़े होते हैं, वो भी 80S, और एक प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अब आती है बारी ट्यूब्यूल्स की। तो ट्यूब्यूल्स होती है हमारी ट्यूब्यूल की तरह, मतलब नलिकाएं की तरह, ठीक है। हिंदी में से कहते हैं नलिकाएं, ठीक है। ट्यूब्यूल्स कुछ इस तरीके से होती है हमारी, ठीक है। अब ये इनका होता है जो स्ट्रक्चर, उसे हम कहते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ओके। समझ में आ रही है हर बात, ठीक है। इन्हें कहते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ओके। अब ये जो होते हैं राइबोसोम आर नॉट एसोसिएटेड, मतलब इनके साथ राइबोसोम नहीं होते हैं जुड़े हुए, ठीक है। राइबोसोम आर नॉट एसोसिएटेड, ठीक है। राइबोसोम इसके साथ नहीं जुड़े होते हैं, और क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, फैट का करते हैं, लिपिड का करते हैं, और स्टेरॉइड हार्मोन का सिंथेसिस करते हैं। सिंथेसिस ऑफ फैट, लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है। तो ये सभी का करते हैं सिंथेसिस। तो ये हमने बता दिया ट्यूब्यूल्स के बारे में। आती है हमारी वेसिकल। तो वेसिकल जो होती है इनका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मतलब राउंड ओवल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। राउंड ओवल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, राउंड ओवल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बात हो गई होगी आप लोगों को क्लियर, ठीक है। वेसिकल होती है राउंड ओवल स्ट्रक्चर। ये करते हैं टेक द सीक्रेशन ऑफ ईआर टू गोल्जी बॉडी फ्रॉम पोस्टिंग, ठीक है। टेक द सीक्रेशन ऑफ ईआर टू गोल्जी बॉडी प्रोसेसिंग, ठीक है। ये सीक्रेशन करती हैं और इनटू गोल्जी बॉडी प्रोसेसिंग, ठीक है, गोल्जी बॉडी के प्रोसेसिंग में, ठीक है। तो आप इतना ही हमारा मतलब हो गया है, ठीक है। आपने इतना नोट भी कर लीजिए आप। उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ईआर, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप्स का होता है। ये तो हमने उसके कंपोनेंट्स पढ़े थे, टाइप्स नहीं थे उसके, ठीक है। ये थे कंपोनेंट्स की, वो किस किस चीज से बना होता है, ठीक है, मतलब किस किस चीज से उसके अंदर होता है, ठीक है। इनके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो इतना नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने इतना, तो हो गया ये, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपना टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला हेडिंग आप डाल लीजिए
टाइप्स ऑफ ईआर, ठीक है, टाइप्स ऑफ ईआर। मैं 2 घंटे की बातें आपको 1 घंटे में बता देता हूँ और 1 घंटा भी पूरा नहीं लगता है, ठीक है, ये सब 2 घंटे की बातें होती हैं इतना, लेकिन मैं आपको 1 घंटे में समझा देता हूँ सारी चीजें, ठीक है। तो अब हम क्या डालेंगे, अपना हेडिंग बोर्ड डालेंगे कि टाइप्स ऑफ ईआर मतलब टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है हमारे, वो हमारे कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा शायद, आप 9th क्लास से ही पढ़े चले आ रहे हैं, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ ईआर, टाइप्स ऑफ ईआर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है हमारा 2 टाइप का। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, ठीक है। पहला होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब RER, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा, वो होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब SER, ठीक है। ये होता है हमारा दूसरा, ठीक है। क्या होता है हमारा दूसरा? कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इनके बारे में जो होता है हमारा बनता किससे? जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, बनता है हमारा ट्यूब्यूल से, मतलब ट्यूब्यूल से नहीं बनता है, ठीक है। ट्यूब्यूल से तो हमारा बनता है केवल SER, ठीक है। ये बिल्कुल मुझे याद रहता है हमेशा, क्योंकि मैंने एक ही याद किया। जैसे आप इतना याद कर लीजिए कि हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बनता है हमारा ट्यूब्यूल से, ठीक है। और बाकी से जो 2 बचे हुए क्या और थे? वेसिकल्स और सिस्टर्नी, उनसे बनता है हमारा ये, ठीक है। आप बस इतना याद रखिए, एक ट्रिक है ये कि आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है हमारा उससे बना होता है ट्यूब्यूल से, तो आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्म ऑफ सिस्टर्नी एंड वेसिकल, ठीक है, फॉर्म ऑफ सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स, ठीक है। तो इन सब चीजों से हमारा मिलकर बना होता है, ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये हमारा बना होता है, दे आर फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल, ठीक है, मतलब दे आर, वेसिकल्स तो दोनों में ही कॉमन होते हैं, ठीक है। दे आर फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, ठीक है। मतलब ट्रिक मैंने वो बताई थी कि हाँ ये ट्यूब्यूल से बनी होती है, ठीक है। और वेसिकल्स आपको इतनी बात याद रखनी कि दोनों कॉमन होती है बस, ठीक है। अब इसका भी फंक्शन होता है RER का, इसका होता है फंक्शन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इसका फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हेडिंग डाला, फंक्शन लिख दिया सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इसका काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन होता है वो हम लिखेंगे पहले। फंक्शन होता है इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड, इट हेल्प्स इन सिंथेसिस, इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, इट्स हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, फैट एंड स्टेरॉयड हार्मोन, ठीक है, एंड स्टेरॉयड हार्मोन, ठीक, अंडरस्टैंड, क्लियर, एक एक बात सही है, समझ में आ रही, ठीक है। अब ये जो होता है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकलता है, हमारा निकलता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही, ठीक है। अराइजेज फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकलता है। और ये जो होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी से बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। अराइजेस फ्रॉम RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये हो गया। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के कुछ फंक्शन होते हैं, मतलब जिन पर क्वेश्चन पूछ सकता है नीट में, ठीक है। तो मैं उनके बारे में यहाँ पर 2 फंक्शन होते हैं वो मैं यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। हेडिंग डालेंगे हम कि मोर फंक्शन ऑफ SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। पहले इसमें इंक डालने, बस 2 फंक्शन बचे हैं वो ही लिख दे रहे हैं, फिर लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से अपना गोल्जी बॉडी, ठीक है। बस यहाँ पर इसके फंक्शन लिख दें, फिर लेक्चर को एंड करेंगे। और जो चैप्टर हो जाएगा मैं उसके आपको क्वेश्चन टेलीग्राम पर अपलोड करवाता रहूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक मैंने अपने चैनल के भी बायो में दे रखा है और इस वीडियो के भी बायो में दे दूंगा, ठीक है। तो
जो जो चैप्टर हो जाएगा मैं उसके आपको क्वेश्चंस दे दूंगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, आप वो लगाते रहना, ठीक है। मोर फंक्शन ऑफ एसआईआर ये करता है हमारा डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, ठीक है, मतलब जो ड्रग्स होते हैं उनका ये करता है डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है वो करता है इट हेल्प्स इन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इट हेल्प्स इन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, मतलब ग्लाइकोजन को पचाता है, डाइजेस्ट करता है, मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन करता है ड्रग्स का, ठीक है। ड्रग्स का करता है डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब उनके लिए शुद्ध करता है, कुछ करता है, ठीक है, मतलब यही आप समझ लीजिए, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा, वैसे तो लेक्चर हो गया है, अगले लेक्चर से हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में, ठीक है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ लिया, अब हम अगले लेक्चर से पढ़ेंगे अपने गोल्जी बॉडी के बारे में, और एक दो लेक्चर मैं इसके और लूंगा, क्योंकि मैं आपको कम कम लेक्चर पढ़ाता हूँ, ठीक है, ज्यादा बड़े लेक्चर नहीं लेता हूँ, वैसे 2-2 घंटे होते हैं, मैं आपको 40-45 मिनट में पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पर करते हैं एंड, अगले नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मिलूंगा और एक नए टॉपिक लेके आऊंगा इसी के आगे का, जो होगा हमारा गोल्जी बॉडी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पूरा हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ऐसे ही आपको बिल्कुल नोट्स भी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं बायो में दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।